हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। इससे पहले हम लोगों ने मनी के बारे में पढ़ा, मनी एंड बैंकिंग में मनी के बारे में पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे, डिफिनीशंस पढ़े थे, फंक्शंस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। मनी सप्लाई, सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई कि मनी सप्लाई आखिर है क्या चीज़? क्या है मनी सप्लाई? आखिर है क्या चीज़? है ना। जब किसी इकोनॉमी में जब किसी इकोनॉमी में हम जो है कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी जो कि पब्लिक के पास होगा, क्या होगा कि टोटल वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा? टोटल वैल्यू ऑफ मनी किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास होना चाहिए। किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास होना चाहिए। ठीक है। किसी एक निश्चित समय पे, यानी कि एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, है ना, किसी भी इकोनॉमी में उसे हम क्या कहेंगे? मनी सप्लाई कहेंगे। ठीक है। मनी सप्लाई आखिर है क्या चीज़? मनी सप्लाई जो है कि जैसे हम देखते हैं कि भाई पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो यानी कि इससे क्या हो जाता है, यह कौन सा कॉन्सेप्ट कहा जाएगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। एक जो है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट था, है ना। एक का था स्टॉक कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या था? फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट। हम स्टॉक कॉन्सेप्ट किसे कहते थे, फ्लो कॉन्सेप्ट किसे कहते थे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम आपको बता देते हैं। फ्लो कॉन्सेप्ट किसे कह देते थे, स्टॉक कॉन्सेप्ट किसे कहते थे, देख लेते हैं कि भी स्टॉक कॉन्सेप्ट जब भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट अ टाइम पे, एट अ टाइम की बात करते थे तो हम उसे कहते थे स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर जो है कि विद पीरियड ऑफ टाइम की बात करते थे तो उसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट बोलते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो इस जो है डिफिनीशन से आप लोगों को पता ही चल गया होगा। यहाँ पे बगल में पीडीएफ भी है इसी चीज़ का, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी। ये आप लोग जरूर लिखिएगा, इसका हमें जो है पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा, लेकिन बट जो लिखा हुआ है उसको मैं जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया कि भाई कि सप्लाई मनी ऑफ सप्लाई या सप्लाई मनी या मनी सप्लाई, जो भी कहना हो आप लोग कह लीजिए, वह किसे कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में कितना मनी जो है कि एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वैल्यू ऑफ मनी है लोगों के पास पैसा, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा चीज हम लोगों ने बात की कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। ठीक। अब ये जो है कि पब्लिक से एक चीज याद आए कि यहाँ पब्लिक का क्या मतलब होगा? पब्लिक का मतलब ये थोड़ी होगा कि सिर्फ जो है कि जो लोग दिख रहे हैं उन्हीं लोगों के पास वो पैसा तभी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो पब्लिक के बारे में हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे कि पब्लिक को हम क्या क्या चीज कह सकते हैं। ठीक है। तो पब्लिक में क्या क्या आता है यह चीज जरूर देखेंगे। पब्लिक में पब्लिक में क्या क्या आना चाहिए, है ना। तो इसमें जो है कि इंडिविजुअल भी आते हैं, इंडिविजुअल भी आते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल भी आते हैं, और कौन से आते हैं? बिजनेस फर्में भी आते हैं। क्या आते हैं? बिजनेस फर्में। यह कंफ्यूज ना होइएगा, पब्लिक में सिर्फ इंडिविजुअल आते हैं, दोनों आते हैं। ये कौन कौन से आते हैं? इंडिविजुअल भी आते हैं, बिजनेस फर्में भी आती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा? नॉट इंक्लूड। यह भी आपको जानने की चीज है। किसको नहीं इंक्लूड किया गया जाएगा? जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स है। जैसे एग्जांपल किनकी बात करेंगे? गवर्नमेंट की बात करेंगे। और किसकी बात कर सकते हैं?
और किसकी बात करेंगे? बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे। बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो कैश रखे जाते हैं जो एक्चुअल सर्कुलेशन में नहीं है उस चीज की बात करेंगे, जो नॉट इन एक्चुअल सर्कुलेशन है ना, उस मनी की भी बात बारे के समय में ये बात करेंगे, एक्चुअल सर्कुलेशन। ओके। तो आप तो इतना समझ ही गए होंगे पब्लिक का क्या मतलब। स्टॉक कॉन्सेप्ट हमने बताया ही था। स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यह पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ओके। यहाँ पे एक चीज और ये देख लीजिएगा, मतलब कि मनी सप्लाई के दो प्रकार होते हैं, या कॉन्सेप्ट जो है दो तरीके से किए जाते हैं। एक होता है, कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल या लिमिटेड अप्रोच, एक होता है मॉडर्न या एक्सपेंडेड अप्रोच। ट्रेडिशनल या लिमिटेड अप्रोच में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हम ऐसे ही देख लेते हैं पीडीएफ में। मॉडर्न या एक्सपेंडेड अप्रोच को थोड़ा सा एक्सपेंड करके बड़ा करके उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह बहुत ही हैवी होता है। लोगों को जैसे मैंने जो है कि जब मैं पढ़ा रहा था तो लोग बताए कि इसको कैसे याद रखें, कैसे पता करें, हमको तो याद ही नहीं होता। उसको बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे जरूर। ठीक है। तो ट्रेडिशनल या वो जो है कि लिमिटेड अप्रोच में हम क्या कहते हैं कि भाई कि मनी सप्लाई क्या कहलाता है? मनी सप्लाई वह है जो कि एक क्वाइंस, ठीक है, पेपर करेंसी और क्रेडिट मनी क्रिएटेड बाय बैंकिंग, इन तीनों चीजों को हम जब इंक्लूड कर लेंगे तो हम क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच में मनी सप्लाई की बात हो जाएगी। ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। बस इतना ही याद रखना, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच वैसे आता नहीं है, कहीं कुछ पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहीं अगर आपसे पूछ लिया है, अगर मतलब कि वैसे ये आउट ऑफ मतलब कि ट्रेडिस मतलब कि वे इसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाता। ठीक है, फिर भी आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर इसे और को बोलते हैं एक्सपेंडेड अप्रोच में। ठीक है। इसमें हम लोग याद रखें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं? M1 M2 M3 M4। ठीक है। तो चलिए हम मॉडर्न अप्रोच है या जो है कि जो हम एक्चुअल मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई बोलते हैं उसकी बात हम करते हैं। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा या आपको ध्यान होगा कि भाई M1 होता है, दूसरा होता है M2 होता है, तीसरा होता है M3 होता है, चौथा होता है M4 होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हम क्या कर देते हैं भाई कि चार जो है कि अल्टरनेटिव मेजर्स हम बताते हैं। पहला है M1, दूसरा है M2, तीसरा है M3, चौथा है M4। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले इसको जो है कब यूज किया गया था, या है ना। ठीक है। कब से स्टार्ट करना यूज करना स्टार्ट हुआ था। ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी आरबीआई पहले जो है यूज करती थी वह नैरो कॉन्सेप्ट पे जो है या नैरो मेजर्स पे यूज करती थी। बट बाद में चल करके यह जो है कि अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यूज करना स्टार्ट किया। वो कब से स्टार्ट कर किया? 1977 से स्टार्ट इन्होंने किया है आरबीआई ने। ठीक है। आरबीआई ने यह जो है कि मनी सप्लाई का तरीका जो M1 से लेकर के M4 तक है उन्होंने यूज करना स्टार्ट किया। ओके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि भाई कि M1 M2 M3 M4 को हम एक्चुअल में कहते क्या हैं, इसी के बारे में हम लोग मेजरली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम M1 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं? M1 के बारे में बात करते हैं। ये फर्स्ट एंड बेसिक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक मेजर्स। अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई ऑप्शनल में पूछा जाएगा कि आखिर M1 है क्या, तो इसको क्या कहते हैं? बेसिक मेजर्स।
ठीक है, बेसिक मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, फर्स्ट एंड बेसिक मेजर्स है। ओके, इसी को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? ट्रांजैक्शन मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली क्या यूज किया जाता है, ट्रांजैक्शन को करने के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यह चीज देख लेते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? यम वन इक्वल टू क्या क्या यूज होता है? पहला तो पहले जो है कि यूज होता है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, सही हो गया। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं भाई कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स, कॉइन्स विद पब्लिक। ठीक, दूसरा हम क्या बोलते हैं, इसमें और क्या इंक्लूड करते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक, डीडी विद कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक। ओके, और तीसरा क्या है? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। क्या है तीसरा? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई, है ना? यानी M1 में हम कितनी चीजें इंक्लूड करते हैं? पहला तो इंक्लूड करते हैं भाई कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। दूसरा यूज करते हैं डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तीसरा एस्पेक्ट है कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब इन तीनों के बारे में पता करेंगे कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में क्या क्या चीजें कही जाएंगी, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा डीडी यानी कि डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तीसरी चीज अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसमें कौन सी चीजें इंक्लूड किए जाएंगी। तो इन सब चीजों के बारे में पता करेंगे जो यमन में जो है मेजर्स में यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भाई करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, है ना? ओके, तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का क्या मतलब है? जो 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 है कि पब्लिक के पास, जो पब्लिक के पास पैसा रखा हुआ है ना, चाहे वो पेपर नोट्स हो, क्या हो, चाहे ये पेपर नोट्स हो, पेपर नोट्स हो या फिर कॉइन्स हो। ठीक है, दोनों चीजें किसके पास होना चाहिए? पब्लिक के पास। पब्लिक मतलब पब्लिक होता है, ध्यान दीजिए, पब्लिक मतलब पब्लिक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो भी गवर्नमेंट या फिर जो है कि बैंक के द्वारा पैसा रखा हुआ है, जो करेंसी रखी हुई है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ किस में? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। इस चीज का ध्यान रखिए। अब कहेंगे भैया कि ऐसा है कि हमने तो बैंक में भी पैसा जमा करा रखा है, वो भी तो हमारा ही पैसा है, बट यहाँ के पर्पज से वह जो है कि पैसा ऐसे काउंट नहीं होता है, सब में अलग अलग चीजों में काउंट होता है। ठीक है, अब इसमें भाई कि पेपर नोट या करेंसी मनी को ही हम फिएट मनी बोलते हैं, ये हम लोगों ने पहले ही इसके बारे में बता दिया है। ठीक, और इसी को जो है क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? लीगल टेंडर भी, लीगल टेंडर भी बोलते हैं। अगर ऐसे हैवी शब्द आ जाएंगे, इसमें अगर ऐसे हैवी शब्द आ जाएंगे, तो आपको जो है कि उसको ऐसा नहीं करना है कि जो है कि छोड़ करके चले आना है, अरे ये क्या आ गया, हमको पता ही नहीं है। तो हमने बता दिया है कि इसको यह भी कहा जाता है, फिएट मनी भी बोला जाता है, लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है। तो यानी कि अगर ये भी चीजें अगर बोली जाएंगी, ध्यान दीजिएगा, ये भी चीजें बोली जाएंगी, तो आपको जो है कि जरूर इसको पता होना चाहिए। ठीक है, और कॉइन्स तो कॉइन्स आपको पता ही है, एग्जाम्पल हो जाएगा 1 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 10 रुपए का कॉइन, ये सब कॉइन्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक में। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक का क्या मतलब है भाई? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ऐसा जो है कि डिपॉजिट्स
जो कि क्या करे कि पब्लिक जब भी चाहे उसको इनकैश कराना चाहे, ठीक है, क्या कराना चाहे, इनकैश कराना चाहे। किससे इनकैश कराया जा सकता है बताएं? एक तो आपका हो गया चेक, है ना, एक क्या हो गया, चेक हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, ठीक है, जा करके पैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाता है कि अगर हम भाई कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो हम इनकैश करा सकते हैं किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। आजकल जो है कि यूपीआई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये तो बहुत पुराने समय में लिखा गया है, इसलिए इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं। लेकिन हम तो जो है कि कैश भी तो कराते हैं ना, यूपीआई से पेमेंट ले लेते हैं। कहीं से भी जाए गए भैया पैसा ऐसा है कि आपने अंगूठा लगाया और पैसे निकाल लिए। तो हमेशा जो है कि ई सिस्टम भी यहाँ पे ई कैश कह सकते हो, यूपीआई को नहीं कह करके ई कैश भी कह सकते हो, ठीक है। यह सब समझने की जरूरत है, लिखा होना हर चीज जरूरी नहीं है, ठीक है, ओके। और एक चीज का ध्यान देना यहाँ पे, जो डिमांड डिपॉजिट हो वो क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। यह भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि अगर डिमांड डिपॉजिट में दो तरीके से दे दिया, एक ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट दे दिया, एक नेट डिमांड डिपॉजिट दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज का कि भाई कि कौन सा हमको डिमांड डिपॉजिट लेना है, ठीक है। तो कौन सा लेना है, नेट डिपॉजिट, ओनली नेट डिपॉजिट इंक्लूड, ठीक है। नेट डिपॉजिट का क्या मतलब हुआ कि जो भी जो है कि भाई कि जो डिमांड डिपॉजिट जो है कि नेट बेसिस पे लिए जाते हैं। नेट बेसिस का मतलब यहाँ एक और हो जाता है कि भाई कि जो इंटर बैंक, क्या है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, एक्सक्लूड किए जाते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा करेंसी में क्या है, डिमांड डिपॉजिट में क्या है। अब आ जाते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में, ठीक। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में हम लोग आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें देखा जाएगा, बताएं, बताएं बताएं बताएं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो जो भी जो है कि जो डिपॉजिट जो है कि किसके बिहाफ पे किया जाता है, कमर्शियल बैंक के हिसाब से जो है जो डिपॉजिट्स आते हैं, वह क्या करते हैं, इसे हम डिमांड डिपॉजिट ही बोलते हैं। और वह जो है सॉरी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई कहते हैं, और इसको भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए, एक मिनट। ये जो है कि थोड़ा सा मैं गलत बोल गया, यहाँ पे जो है कि जो फॉरेन बैंक से, जो फॉरेन बैंक के, ठीक है, फॉरेन बैंक के या गवर्नमेंट के हिसाब से या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, यह सब सारी चीजें जो जो भी डिपॉजिट किए जाएंगे, किसके किसके डिपॉजिट किए जाएंगे, फॉरेन बैंक, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक, गवर्नमेंट, और क्या, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और क्या हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, बैंक हो सकता है, और क्या हो सकता है, आईएमएफ हो सकता है। इन सब के भी जो है कि डिपॉजिट जो है, जो आरबीआई के द्वारा जो है डिपॉजिट कराए जाते हैं, वो जो है कि क्या किया जाएंगे, इसमें include किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि भाई कि जो कमर्शियल बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो डिपॉजिट है वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, ये याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को यमन में याद रखना है। यमन में एक बार फिर से दिखा देते हैं, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स हमने बता दिया कि पेपर नोट्स एंड कॉइन,
पेपर नोट्स को फिएट मनी या लीगल टेंडर भी बोलते हैं। यह जो है कि इस चीजें जो है इसमें किया जाता है। और ये दूसरा क्या है, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, इसमें नेट होता है, ध्यान दीजिएगा, नेट होता है। नेट का मतलब क्या होता है कि इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, जो क्या होते हैं, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको एक्सक्लूड किए जाते हैं। तीसरी चीज है कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब कौन कौन से डिपॉजिट होने चाहिए। एक हमने बताया क्या कि फॉरेन बैंक के डिपॉजिट, गवर्नमेंट्स गए जो है कि फॉरेन बैंक भी होंगे, गवर्नमेंट भी होंगे, जो फॉरेन ही होने, इंडियन नहीं होना चाहिए, ध्यान देना। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सब के जो है कि डिपॉजिट्स होंगे जो आरबीआई के साथ होंगे, वो इंक्लूड किया जाएगा। क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा, वह जो है इंडियन गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, ठीक है, इनके डिपॉजिट्स जो है इनका नहीं किए जाएंगे। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग एम टू पे आ जाते हैं। एम वन तो आपको पता ही हो गया। अब एम टू पे आ जाते हैं। दूसरा है एम टू। क्या है दूसरा, एम टू। अब एम टू क्या कहा जाता है भाई, एम टू में तो थोड़ा सा हैवी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता है ना, ये काफ़ी। एक मिनट, अब सही आएगा। एम टू, एम टू में क्या होगा भाई कि जो एम वन में लिया गया था, ध्यान दीजिएगा, एम वन में लिया गया था, एम वन में क्या क्या लिया गया था, ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया। ऊपर से सारी चीजें एम वन में आ जाएंगी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, सेविंग बैंक्स, क्या हो जाएंगे, सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस बैंक, इसमें विद पोस्ट ऑफिस बैंक, ऑफिस, ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो दो ही चीजें इसमें इंक्लूड होगी, एक तो यम वन, यम वन हमने बता ही दिया था, यम वन में क्या क्या चीजें थी, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें यम टू में क्या क्या किया जाएगा, यम वन प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में क्या क्या चीजें जो है कि अच्छा, ये पहले क्यों नहीं किया गया, पहले भी कर लेना था। ऊपर भी तो यही बात की गई थी, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक कहा गया था, यह भी तो एक तरीके से वही चीज है। नहीं, ये थोड़ा सा जो है कि अलग है। ऐसा क्यों क्यों किया गया है, ठीक है। तो यह जो है कि M1 में क्यों नहीं इंक्लूड हुआ था, यह भी मैं बता दूं। क्योंकि इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जो है कि चेक के द्वारा पहले डिपॉजिट विड्रॉल नहीं किया जा सकता था। किसके द्वारा विड्रॉल नहीं किया जा सकता था, विड्रॉल, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग से आप लोग दिक्कत हो जाएगी, लेकिन फिर भी समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सही से बनता नहीं है। किस क्यों नहीं किया जाता था, क्योंकि यह चेक के द्वारा जो है इसमें नहीं निकाला जा सकता था। इसीलिए यम वन में इसको जो है नहीं जो है इंक्लूड किया गया था, ठीक है। इसको बाद में क्या चल के किसमें इंक्लूड किया गया, इसमें बाद में जो है कि एम टू में इंक्लूड किया गया, ठीक है। अच्छा, अब ये भी दिमाग में आया होगा कि भाई कि इसको उसी में कर देना था, एम वन ही रहने देना था, एम टू क्यों इन्वॉल्व किया गया। तो यह भी, इसका भी जो है कि यही यही एक जो है कि एग्जाम्पल, या फिर यही कह दे सकते हैं, रीजन हो सकता है कि जो है कि चेक के द्वारा विड्रॉल नहीं किया जा सकता था। इस वजह से इनको क्या किया गया कि भाई कि कमर्शियल बैंक से अलग रखा गया, और बाद में चल करके कमर्शियल बैंक क्या कर सकते हैं कि डिमांड डिपॉजिट विद बैंक से अलग रखा गया। बाद में चल करके एम टू इन्वॉल्व अलग से बनाया गया, और उसमें इसको रखा गया, ठीक है। यह चीज का ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं एम थ्री पे। एम थ्री में क्या क्या चीजें आती हैं, एम थ्री में क्या क्या चीजें आती हैं, एम थ्री में भाई एक तो एम वन हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। क्या हो गया, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, बैंक्स, ठीक है।
तो इसमें जो है कि इसलिए जो है कि इसको M3 को किया गया कि नेट टाइम डिपॉजिट जो होता है वो बैंक के द्वारा, या इसे एफडी भी शायद बोलते हैं, एफडी जो इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, EM3 कहा गया है। ठीक। तो ये आप लोगों को तो पता ही हो गया है, तीन चार चीजें आप लोगों ने पढ़ ली है। थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा लेकिन समझ में जरूर आएगा। M1 के बारे में पढ़ लिया, M2 के बारे में पढ़ लिया, तीसरी चीज हो गया M3 के बारे में पढ़ लिया है। अब चौथी चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, M4 के बारे में पढ़ेंगे। भाई M4 क्या चीज है? M4 क्या चीज? तीसरी चीज के बारे में पढ़ेंगे, M4 के बारे में। आप चिंता मत कीजिएगा, जो लिखा है समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो ये बगल में पीडीएफ इंक्लूडेड है, ध्यान दीजिए। पीडीएफ हम लोगों ने बना करके रखा हुआ है, इसके साथ आप पीडीएफ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। परेशान ना होइएगा कि नहीं नहीं हमको जो है कि राइटिंग समझ में नहीं आई है, दिक्कत है, तो आप यहाँ पे समझिए, वो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं M4 पे। M4 में क्या क्या चीजें हैं भाई? जो M3 था उसको इसमें इंक्लूड किया गया, और जो है टोटल टोटल डिपॉजिट विद डिपॉजिट्स विद विद पोस्ट ऑफिस बैंक्स, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, सेविंग बैंक्स। इसमें क्या चीजें नहीं रहेगी? एनएससी नहीं रहेगा। किस क्या नहीं रहेगा? इंक्लूड एनएससी नहीं रहेगा, एनएससी नहीं रहेगा। ठीक है। एनएससी को क्या बोलते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक। तो जितना भी डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में किया गया है M3 को लेकर के, तो यह क्या हो जाएगा? M4 बन जाएगा। ओके। अगर इसको अलग तरीके से भी देखा जाए तो यह भी कह सकते हैं कि भाई कि M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक प्लस टोटल डिपॉजिट विद बैंक कह सकते हैं। ठीक है। या M4 इक्वल टू क्या कह सकते हैं भाई? है ना? हाँ, इतना इतना बहुत है, इससे इससे आगे नहीं बढ़ना है, वैसे भी बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाता है। तो यह चीजें याद रखना है कि किस तरीके से जो है कि हमको देखना है। ठीक है। अब इसमें एक चीज होता है कि भाई कि नैरो कॉन्सेप्ट कौन है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट कौन है, यह चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग मनी सप्लाई पढ़ते हैं। ओके। अच्छा, इसमें बहुत चीजें और पूछी जाती है, वह छोटी छोटी चीजें। ठीक है। वो छोटी छोटी चीजें हम लोग बता देते हैं। पहली चीज ये पूछी जाता है कि लिक्विडिटी के हिसाब से इसमें जो है कि कौन सा लिस्ट लिक्विडिटी होता है, कौन सा मोर लिक्विडिटी होता है। तो यह चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोगों को ध्यान ही होगा कि M1 जो है, M1 में ज्यादा इन्वॉल्वेशन जो है कि पब्लिक का है, तो उसमें क्या होगा? मोस्ट लिक्विड होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? मोस्ट लिक्विड हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट लिक्विड हो जाएगा। और M4 क्या हो जाएगा? लिस्ट लिक्विड हो जाएगा। यानी सबसे कम लिक्विड जो है कि M4 होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा लिक्विडेशन मतलब कि इजिली कन्वर्ट हो जाए। लिक्विड का मतलब क्या होता है? इजिली कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। इजिली, स्पेलिंग गलत हो गया, EASILY, जो भी हो, इजिली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। VERT होता है। ओके। और जो लिस्ट की लिक्विड मतलब हो गया कि भाई कि जल्दी कन्वर्ट ना हो सके। ओके। यह चीज ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या चीज याद रखना है कि भाई ब्रॉडर कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कौन सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना? तो कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है, ये चीज का ध्यान रखना है। तो M1 प्लस M2
प्लस नहीं करना है, M1 एंड M2 करना है, M1 एंड M2। ये क्या है, नैरो मनी सप्लाई है, नैरो मनी सप्लाई है। ओके, ये चीज का ध्यान रखना है। और M3 एंड M4 ये क्या है, ब्रॉडर, ब्रॉडर मनी सप्लाई है। ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ओके, या ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। यह चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इतनी चीजों में कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आसानी से। अब चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी है, जो लिख लिख करके इतना कबाहतें पढ़ी हुई हैं, वो क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई हैं, उनसे उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर इतना आपको बात समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताइएगा, हम फिर से बताएंगे। ओके, यह नहीं परेशान होना है कि जो है कि आप लोग ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हो, कंफर्म नहीं करते। ठीक है, एक चीज और, एक चीज आपको और ध्यान दे लेना है, M3 को एक चीज और भी बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको जूम करके हम लोग देख लेते हैं। M3 को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट मॉनेटरी, मॉनेटरी, TARY, सॉरी, मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो चलिए आज इतना ही तक रखते हैं। मनी सप्लाई हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर किया है आधे घंटे में। इसको हम देख लेते हैं एक बार कि हम जो है कि हमारे PDF में, नोट्स में लिखा हुआ है कि नहीं। आप लोग तो पूछ सकते हैं कि भाई कि लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो यह देख लेते हैं कि लिखा है कि नहीं लिखा है। चलिए यहाँ से आप लोग हम स्टार्ट करते हैं। इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं डिफिनीशन के बारे में, जो है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसके अलावा हमने बात की है ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच को ही हम लोग आज के समय में जानते हैं कि मेजर्स ऑफ द मनी सप्लाई के बारे में जानते हैं। हमने ट्रेडिशनल अप्रोच हमने बताया कि ट्रेडिशनल अप्रोच कैसे हम लोग की करते थे। भाई सिंपली कह लेते थे कि जितना कॉइन्स है, जितना पेपर करेंसी है, या जो क्रेडिट मनी जो क्रिएट किया गया है बैंकिंग सिस्टम से, इतनी चीजें इंक्लूड कर लिया जाएंगे तो क्या कह दिएंगे कि भाई कि ट्रेडिशनल अप्रोच से मनी सप्लाई हम लोग पता कर लेंगे। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच में हम लोग M1, M2, M3, M4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, M3, M4 के बारे में पढ़ा। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बता ही दिया कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं। ठीक, इसके अलावा यह सब हम लोगों ने पढ़ा ही कि भाई नैरो मनी किसे कहते हैं, ब्रॉड मनी किसे कहते हैं, ये सब सारी चीज़ें पढ़ा है ना। ओके, और इसके अलावा यह जो है कि आप चाहें तो जो अभी हमने पढ़ा है उसका क्या है, यह जो है कि फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, वह क्या है, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं, देख लेते हैं एक बार। हाई पावर्ड मनी क्या होता है कि टोटल लाइबिलिटी ऑफ द मनी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि जो मनी अथॉरिटी है, मनी अथॉरिटी कौन है बताएं, एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक या RBI कहते हैं। ठीक है, वह क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी है। तो उसकी जितनी लाइबिलिटी बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसी को यस से डिनोट करते हैं, हाई पावर्ड को यस से डिनोट करते हैं। ओके, और जो है कि सी से जो है कि करेंसी के बारे में अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो सी से करेंसी रिप्रेजेंट करते हैं। आर से क्या कहते हैं, कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो हाई पावर्ड मनी इज इक्वल टू जितना करेंसी होगा और इसके अलावा जो भी कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक होगा, इतनी चीजों को हम क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ठीक है, करेंसी में क्या है कि भाई कि एक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक होना चाहिए, ध्यान देना, हेल्ड बाय पब्लिक। ठीक है, पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक का हमने बता ही दिया था पब्लिक का क्या मतलब है। ओके,
और क्या कहते हैं कि इसमें आर का मतलब तो हमने बता ही दिया था कि भाई कि कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। ओके, तो इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है मनी सप्लाई में। बाकी का कॉन्सेप्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। कल में हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में, कि किस तरीके से मनी का रोल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में या मिक्स्ड इकोनॉमी में। हमारे यहाँ क्या है आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है, सोशलिस्ट है कि कैपिटलिस्ट है। खैर, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हमको पूछना मजबूरी इसलिए है क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग कहाँ तक पढ़े हो। ठीक है, तो ये कल हम लोगों ने इसको कल हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।